Hi guys, so now I am with important formula of physics, class 11th, unit 2nd, that is kinematics. And the first is average speed V average is equals to distance traveled, that is delta S, by time taken, that is delta T. Next is average velocity, which is denoted by V average, is equals to distance डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, नॉट डिस्टेंस, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पाथ बोलते हैं. ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करता है. और डिस्टेंस होता है कि पूरा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज नॉन एज डिस्टेंस. सो यहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट लेना है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. थर्ड इज इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो delta s by delta t, which is equals to ds by dt. So v is equals to ds by dt is equals to instantaneous speed. Instantaneous velocity, अगर delta r हमारा पोजिशन वेक्टर है, so instantaneous velocity को हम बोलते हैं delta r by delta t. Next is average acceleration. Average acceleration simply change in velocity by change in time. Next is instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration मतलब भी वही होता है कि एट अ टाइम हमको निकालना है, नॉट फॉर अ वाइड रेंज, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं, एट अ मोमेंट हमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे हमें निकालना रहता है एक्सलेशन. जो हम उस समय इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन का यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी. Next is if a particle moves moves a distance at a speed v1 and comes back with speed v2, then v average. अगर एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को स्पीड v1 से ट्रैवल करता है और उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को v2 स्पीड से कम बैक कर लेता है, सो v एवरेज क्या होगा? तो वहाँ पर v एवरेज जो होगा वो जीरो नहीं होगा. जनरली हमें लगता है कि अगर वो इंसान v1 से ट्रैवल कर रहा है और v2 से अब आप कम बैक कर ले रहा है, तो हमारा v एवरेज जीरो हो जाता है. बट नहीं, v एवरेज जो होगा वो होगा टू v1 v2 बाई v1 प्लस v2. ओके, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बिकॉज हमें लगता है कि v एवरेज हो जाएगा जीरो, बट v एवरेज जीरो नहीं होता है. नाउ एट्थ पॉइंट सेज दैट इफ अ पार्टिकल मूव्स in two equal interval of time at a different speed v1 and v2 respectively than v average. मतलब एक particular distance है, से पूरा टोटल x इज़ अ पर्टिकुलर डिस्टेंस. अगर हम उसको x1 और x2 इंटरवल्स में डिवाइड करते हो, सो और v1 स्पीड से x1 डिस्टेंस कवर करता है और v2 स्पीड से x2 डिस्टेंस कवर करता है एक पार्टिकल, तो टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना एवरेज स्पीड होगा? तो एवरेज स्पीड निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है v1 प्लस वी टू बाई टू. कर देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा. नाइन्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. वे बोलता है when a particle cover one third distance at a speed v1, next one third at a speed v2 and last one third at a speed v3, then v average is. तो हम v average कैसे निकालेंगे? v average निकालने का फॉर्मूला होता है v3 v1 v2 v3, ये 3 होगा, v1 v2 v3 बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1. Okay, this is also an important formula, that is v average is given by 3 v1 v2 v3 by v1 v2 plus v2 v3 plus v3 v1. Okay, now 10th point says that for two particles having displacement time graph with slope theta 1 and theta 2 possess velocity v1 and v2 respectively, then v1 by v2 is equals to tan theta 1 by tan theta 2. मतलब अगर दो पार्टिकल होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, अगर हम उसको प्लॉट करते हैं जिसका एक पार्टिकल का स्लोप होगा थीटा 1 और दूसरे पार्टिकल का स्लोप होगा थीटा 2, तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसके टेंजेंट के एंगल के बराबर. सो हमारा हो जाएगा v1 बाई वी टू इज इक्वल्स टू, वो इक्वल होगा tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2. ओके, नाउ 11th point says that if a particle is accelerated for a time t1 with acceleration a1. अगर एक पार्टिकल t1 टाइम के लिए a1 एक्सलेशन से मूव करता है और t2 टाइम के लिए a2 एक्सलेशन से मूव करता है, तो उस पार्टिकल का एवरेज एक्सलेशन टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा उसमें क्या होगा? तो उसका भी एक सिंपल फॉर्मूला होता है, वो है ए एवरेज इज इक्वल्स टू a1 t1 प्लस a2 t2 divided by t1 plus t2. Okay, now come to point number 12, that is a particle moving with a uniform acceleration from a to b along a straight line has velocity v1 and v2 at a and b respectively. ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है यूनिफॉर्म एक्सलेशन से a से b तक स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी v1 एंड v2
से स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रैवल कर रहा है, इफ़ सी इज़ द मिड पॉइंट, अगर सी मिड पॉइंट है ए और बी के बीच में, देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट सी इज इक्वल्स टू, सो वो पॉइंट सी पे उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। सो अगर वहाँ पे हमें निकालना है तो इस अगर उस पॉइंट पे दैट इज सी पे हमें अगर वेलोसिटी निकालना है तो वो वेलोसिटी निकालने का सिंपल फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई टू। मीन्स अगर हम v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई टू का रूट अंडर निकालेंगे तो वही हो जाएगा वेलोसिटी एट अ पॉइंट c। Okay, now 13 says that if a particle moves in a straight line then the equation of motions are, अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। फर्स्ट है न्यूटन थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है ना, वही है, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस एटी, वेयर v इज and s is equals to ut plus half at square and v square is equals to u square plus 2as, where u is initial velocity, v is final velocity, s is distance, a is acceleration and t is time। okay, ये फर्स्ट है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माई प्लस टू एस, और भी है जो आगे 14 says that if a particle is moving upward under effect of gravity, अगर एक पार्टिकल अपवर्ड मूव कर रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट में तो वो क्या होगा, तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। यहाँ पे तो हम ए की जगह सिंपली जी से रिप्लेस कर देंगे, अगर वो अपवर्ड जा रहा है तो माइनस जी होगा क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, और अगर डाउनवर्ड आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो अलॉन्ग द ग्रेविटी मूव कर रहा है। यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है कि वो अपवर्ड जा रहा है, दैट इज अगेंस्ट मोशन, सो ए को माइनस जी के साथ रिप्लेस कर दो, जो फॉर्मूला होगा वो है v इक्वल्स टू यू माइनस एट जी टी, h इज इक्वल्स टू h इज़ हाइट, s को हम डिस्टेंस ही बोलते हैं तो s की जगह पे यहाँ h लिख दिए हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। सो h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ए की जगह माइनस जी डाल दिए, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, वेयर जी इज़ दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस पे हमारे अर्थ पे जी का वैल्यू है 9.8 और मून पे 1/6 ऑफ वैल्यू ऑन अर्थ। okay, that is 1/6 into 9.8। now 15 point says that if a particle moves downward यानी along the gravity, so simply a की जगह g डाल दो, साइन कोई चेंज नहीं होगा और इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। नाउ पॉइंट 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार इसी से क्वेश्चन तो आते हैं इस चैप्टर का, यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा लो, इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। ए प्रोजेक्टाइल मोशन, सपोज अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ऑरिजिन एट अ हॉरिजॉन्टल प्लेन ग्राउंड विद अ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, अगर एक एंगल पे एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाता है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से जो एंगल वेलोसिटी u से वो थीटा एंगल पे, तो उसका जो ट्रेजेक्टरी है वो ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर। यहाँ पे x है x कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस, y इज़ y कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस, टैन थीटा एंगल हो गया एंड g इज़ ग्रेविटी, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सेकेंड फॉर्मूला होता है दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू टू यू साइन थीटा बाई जी, एंड रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। और अगर ये रेंज सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, अगर थीटा 45 डिग्री होगा तो हमारा सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया जाएगा, दैट इज़ आर मैक्स, रेंज सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है एट थीटा इज़ 45 डिग्री, ये MCQ है, और जो मैक्सिमम रेंज होगा उसका वैल्यू होगा यू स्क्वायर बाई जी। ओके, नाउ कम टू हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। ओके, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, हाइट टोटल हाइट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट में जितना हाइट अटेन कर रहा है वर्टिकली कितना हाइट अटेन करता है उसका हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। ओके, नाउ 17 पॉइंट सेज दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाई, हमें एक रेंज निकालना है प्रोजेक्टाइल का, तो रेंज का तो यहाँ पे फॉर्मूला हम पढ़े अभी, रेंज इज़ यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। एक और चीज़ है तो आर हम सिंपली निकाल सकते हैं 2 बाई जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मीन्स इनिशियल वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है दैट इज़ वी एक्स एंड इनटू
वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, मतलब 2/g इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्स इनिशियल वेलोसिटी इंटू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी से ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकल जाएगा. नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट अ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी निकालना है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे, मीन्स एच जब मैक्सिमम हो जाएगा उस समय पे हमें एक काइनेटिक एनर्जी निकालना है. तो उसका फॉर्मूला होता है k डैश इक्वल्स टू k cos स्क्वायर थीटा, वे k इज द काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट ऑफ लॉन्च. मीन्स अगर हम जहाँ से इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्च को, यहाँ से जहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उसका cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही काइनेटिक एनर्जी होगा हाईएस्ट पॉइंट पे. ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत कम कोई जानते हैं. नाउ कम टू पॉइंट नंबर 9, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. पहला, अप द प्लेन, अगर हम एक पार्टिकल प्लेन पे अपवर्ड जा रहा है तो उस समय प्रोजेक्टाइल का मोशन का इक्वेशन और फॉर्मूला क्या होगा. तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा माइनस फाइव g cos phi, where u is initial velocity of projectile, alpha is the angle of incline, means अगर inclination का angle of inclination alpha हो और theta is the angle with which horizontal at which the projectile is projected, means projection angle of projection theta, alpha हो जाएगा angle of inclination. ओके, तो सो रेंज का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट 1 माइनस साइन अल्फा. ये फॉर्मूला भी है, फिर से मैं बोल देता हूँ, r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा. और वही अगर प्रोजेक्टाइल में पार्टिकल डाउन द प्लेन आ रहा है, डाउन द प्लेन हो रहा है प्रोजेक्टाइल, सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा 2u साइन थीटा प्लस अल्फा बाई जी कॉस अल्फा, और रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा, जो कि ये फॉर्मूला है, दैट इज r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा. ओके, सो यही थे इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज काइनेमेटिक्स से, जिससे हर ईयर क्वेश्चंस पक्का है कि एक ना एक क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए जिसका सिलेबस में ये चैप्टर है, उस एग्ज़ाम में ये इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का गारंटी होता है. ओके, और नीट और जेई में तो पक्का मिलते हैं क्वेश्चन इससे, या तो इसको कहीं कॉम्बाइन कर देगा किसी और लेसन्स के किसी और कॉन्सेप्ट्स में, ऑसिलेशन में, वर्क एनर्जी में, इंक्लिनेशन पे, मोशंस में, इसे कंबाइन कर देता है, प्रोजेक्टाइल मोशन को कंबाइन कर देता है. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. और इस पूरा कंटेंट का मैं पीडीएफ डाल दिया हूँ अपने लिंक में, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.